हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए समान विज्ञान के केमिस्ट्री का सीरीज चलाया जा रहा है ताकि आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन न छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन में विलयन आदि। इसका नोट्स देखते हैं। कुछ परिवर्तन है जिसके दौरान कोई नए पदार्थ नहीं बनते, इनके विपरीत कुछ अन्य परिवर्तन है जिसके दौरान नए पदार्थ बनते हैं, इसलिए इनके आधार पर नए पदार्थ बनते हैं अथवा नहीं। हम सभी परिवर्तनों को दो समूह में वर्गीकृत करते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। आइए अब हम लोग देखते हैं भौतिक परिवर्तन के बारे में। वे परिवर्तन जिनमें कोई नए पदार्थ नहीं बनते भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन में शामिल उनके विशिष्ट आइडेंटिटी में परिवर्तन नहीं होता, वे कुछ भौतिक प्रक्रमों द्वारा अपनी मूल रूप में आसानी से पुरानी स्थिति में लौट सकता है। इसका अर्थ है भौतिक परिवर्तन को आसानी से उत्क्रमित उल्टा किया जा सकता है। भौतिक अवस्था, आकार और बाह्यकृति में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तनों में कुछ सामान्य उदाहरण है: बर्फ का गलन, जल बनना, जल का हिमीकरण, बर्फ बनना, जल का क्वथनांक, भाप बनना, और भाप की संघनन और द्रव विलयन बनना, विद्युत बल्ब का चमकना और कांच के गिलास का टूटना। नेक्स्ट फैक्ट है, जब बर्फ को गर्म किया जाता है तो वे गल कर जल बनता है। यद्यपि बर्फ के गलन के दौरान नए रासायनिक नेक्स्ट है, जब बर्फ को गर्म किया जाता है तो वह गल कर जल बनता है। यद्यपि बर्फ और जल भिन्न दिखाई देते हैं तो वे दोनों जल के अणु बनते हैं। अतः बर्फ के गलन के दौरान नए रासायनिक पदार्थ नहीं बनते, इसलिए बर्फ के गलन से जल का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। जब जल को गर्म किया जाता है तो वह क्वथन पर भाप बनता है। यद्यपि भाप और जल भिन्न दिखाई देते हैं, वे दोनों जल के अणुओं के बने हैं। अतः जल के क्वथन के दौरान कोई नया रासायनिक पदार्थ नहीं बनता है, इसलिए जल के क्वथन से भाप का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। जब भाप को ठंडा किया जाता है तो संघनित द्रवित होकर जल बनाती है। भाप के संघनन या द्रवण से जल का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन है जिससे मूल पदार्थ में उत्क्रमित किया जा सकता है। उदाहरणतः बर्फ के गलन से जल का बनना एक अस्थायी परिवर्तन है। जल के शीतलन द्वारा मूल पदार्थों में हम इस परिवर्तन को आसानी से उत्क्रमित कर सकते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। वे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तनों में शामिल पदार्थों में उनका विशिष्ट परिवर्तन हो जाता है, वे पुनः नए पदार्थों में रूपांतरित हो जाते हैं। नए पदार्थों को प्रायः उनके मूल रूप से वापस नहीं लाया जा सकता। इसका अर्थ है कि रासायनिक परिवर्तन प्रायः अनुक्रमणीय होते हैं। रासायनिक परिवर्तनों के कुछ समान उदाहरण हैं: मैग्नीशियम तार का जलना, कागज का जलना, लोहे का जंगन, दूध से दही बनना और भोजन को पकाना। नेक्स्ट देखते हैं, यदि हम जलती हुई माचिस की तिल्ली से कागज के टुकड़े को जलाते हैं तो पुनः नए पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, धुआं और राख उत्पन्न होते हैं। इसलिए कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट देखते हैं, रासायनिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है जो प्रायः अनुक्रमणीय होते हैं। उदाहरणतः कागज का जलना एक अस्थायी परिवर्तन है जिसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। कारण यह है कि कागज के दहन उत्पादों का संयोग करके हम एक बार फिर से मूल कागज नहीं बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। तो पहला है, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। रासायनिक परिवर्तन नया पदार्थ बनता है। दूसरा, भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है। तीसरा, भौतिक परिवर्तन आसानी से उत्क्रमणीय होता है, रासायनिक परिवर्तन प्रायः अनुकरणीय होता है। नेक्स्ट है, भौतिक परिवर्तन में प्रायः अत्यंत अल्प मात्रा में ऊष्मा, प्रकाश, ऊर्जा अवशोषित होती है या निकलती है। रासायनिक परिवर्तन में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा, ऊर्जा अवशोषित होती है, निकलती है। नेक्स्ट है, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ नहीं परिवर्तित होता है, रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का द्रव्यमान परिवर्तित होता है। अब हम लोग विलयन के बारे में देखें। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। उदाहरण के लिए, जल में थोड़ी चीनी डालकर उसे हिलाने पर चीनी जल में अदृश्य हो जाती है अर्थात विलीय हो जाती है तथा चीनी और जल का एक पारदर्शक समांगी मिश्रण और विलयन बन जाता है। इसी प्रकार जल में सोडियम क्लोराइड, अल्कोहल और अमोनिया के समांग मिश्रण विलयन है। नेक्स्ट देखते हैं, विलयन के प्रत्येक भाग के गुण समान होते हैं और प्रत्येक भाग विलयन के घटकों के रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। विलयन बनने के साधारणतः उसके घटकों को रासायनिक प्रकृति
परिवर्तित नहीं होती है। विलायक और विलेय के बारे में देखें तो विलयन के जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है उसे विलायक कहते हैं। दूसरे घटक और अर्थात विलयन हुए पदार्थ को विलेय कहते हैं। उदाहरण के लिए चीनी के जलीय विलय में जल विलायक और चीनी विलेय है। नेक्स्ट है विलयन की भौतिक अवस्था ठोस एवं द्रव की गैस हो सकती है। जैसे जल में नमक, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन द्रव विलयन, वायु में एक गैसीय विलयन है। कई मिश्र धातुएं ठोस विलयन है, जैसे पीतल, कॉपर, जिंक धातुओं का ठोस विलयन। ठोस, द्रव और गैसीय विलयनों में द्रव विलयन प्रमुख है। साधारणतः विलयन द्रव विलयन होते हैं। नेक्स्ट है तनु विलयन के बारे में देखें। जिस विलयन में विलेय की सांद्रता कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं। विलयन में विलेय की सांद्रता अधिक होने पर सांद्र विलयन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसी ताप पर जल की एक निश्चित मात्रा में थोड़ी चीनी डालकर उसे हिलाने पर चीनी जल में विलय हो जाती है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में चीनी को जल में डालकर विलय को हिलाते रहने पर चीनी धीरे धीरे जल में घुलती रहती है और अंत में ऐसी अवस्था आ जाती है जब चीनी का घुलना रुक जाता है। ठोस चीनी विलयन के नीचे पेंदी में बैठने लगती है। इस अवस्था में विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। अब हम लोग विलेयता, सॉल्युबिलिटी के बारे में देखें। किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है, पदार्थ की विलेयता कहलाती है। नेक्स्ट है किसी विलयन में निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की विलेयता निश्चित और स्थिर होती है। विलेयता विलयन के ताप, विलायक की प्रकृति और विलेय के कणों के आकार पर निर्भर करती है। अल्प विलेय लवणों की विलेयता सम आयनों की उपस्थिति से प्रभावित होती है। अब हम लोग परासरण के बारे में देखें। ऑस्मोसिस, विलायक के अणुओं की अर्ध पराक्रम झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन होकर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। अब हम लोग अर्ध पराक्रम झिल्लियाँ, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स के बारे में देखें। वे झिल्लियाँ जो केवल विलायक के अणुओं को अपने से होकर आर पर आने जाने देती है, परंतु विलेय के अणुओं को नहीं, अर्ध पराक्रम झिल्लियाँ कहलाती है। अब आइए हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। पहला है भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है तो पानी में चीनी का घुलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है तो सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। नेक्स्ट है संक्षारण से उदाहरण है तो होगा उपयुक्त तीनों, यानी सिल्वर पर काले रंग का परत चलना, तांबे पर हरे रंग का परत चलना और लोहे पर भूरे रंग का परत चलना, ये संक्षारण का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 3, यानी कि दुग्ध आसंगंधन है। इसकी व्याख्या है सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल एवं बर्फ का गलन भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। ऊर्ध्वपातन भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। वाष्पन की भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है दूध का आस्कंदन, लोहे की जंग लगना, दूध से दही बनना और कागज जलना रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। अब हम लोग देखते हैं कथन है उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है, कारण उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। तो इसका आंसर होगा कथन कारण दोनों सही है और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट देखते हैं जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है तो जाएगा ऊष्मा के रूप में। नेक्स्ट है पाश्चराइजेशन की एक प्रक्रिया है तो जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है पाश्चुरीकरण संबंधित है तो दूध के निर्जमीकरण से संबंधित है। इसकी व्याख्या देखें। पाश्चुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी तरल या दूध के निर्जनीकरण करके उसका भंडारण क्षमता सुधारा जाता है। पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया में दूध को 16 सेकंड तक 70 डिग्री सेंटीग्रेड से 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पर रखते हैं। उसके पश्चात उसे शीघ्रता से ठंडा करके संरक्षित कर लेते हैं। इस प्रक्रिया की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने की थी, अतः इसे पाश्चुराइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है नहीं है तो इसका आंसर होगा किसी विलयन में विलयकों के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है।
नेक्स्ट है ऊंचाई ऊंचाई की जगहों पर पानी में 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है तो उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन है नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे का तापमान प्राप्त होता है, कारण नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। तो जगह कथन सही है, कारण गलत है। नेक्स्ट है कोहरे के निम्नलिखित में से कौन सी कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? तो गैस में द्रव अभिव्यक्त होता है। तो इसकी व्याख्या है कोहरे में जल वाष्प का संघनन लघु जल बिंदुओं के रूप में होता है जो धरातल की दिशा को प्रभावित करता है। जब धरातल के नज़दीक स्थित वायु का तापमान उष्मांक तक पहुंच जाता है तब हवा ठंडी हो जाती है, तब उसमें उपस्थित जल वाष्प का संघनन वायुमंडलीय धूल कणों इत्यादि के चारों तरफ हो जाता है। ये संघनित जल की बूंदें हल्की होने के कारण हवा में ही लटकी रहती है और हवा के साथ स्थानांतरित होती रहती है। नेक्स्ट है यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? तो रहेगा आयतन। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है परासरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तन्नु की घोल की ओर जाता है। दूसरा प्रतिलोम परासरण से तन्नु घोल को बाएं दाब लगाया जाता है। कौन सा कथन सही है? तो ना तो पहला सही है ना कि दूसरा सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है तो एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। नेक्स्ट है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया उत्पादन कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है तो इसका आंसर हो जाएगा इसका दूसरा हो जाएगा तो हो जाएगा CO को कैल्शियम उपायचयन। और तीसरे नंबर में है NaAlH4 का Al में एल्युमिनियम का उपायचयांक। और चौथा नंबर है ये हो जाएगा MnO2 में Mn का उपायचयांक। और 6 नंबर है तो ये हो जाएगा H2SO4 में S का उपायचयांक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका व्याख्या, इसमें कैसे निकाला जाता है। किसी यौगिक ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, उसमें उपस्थित तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या के घटक के अनुसार योग होता है, जिसमें MnO2 का Mn का उपायचयांक निकालना है। ऑक्सीकरण -2 होता है, उसका वैल्यू पुट करने पर यह संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।